हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफरी स्टडी। तो चलिए आज हम लोग एक और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको टॉपिक और पीडीएफ दोनों ही मिल जाते हैं, तो ज़रूर जुड़ जाइए और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह जुड़ सकते हैं। चलिए टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है राइट एन एसे ऑन अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, यानी कि दोनों ऑप्शन में से कोई एक दे सकता है आपको एग्ज़ाम हॉल में। हो सकता है कह दे कि अनएम्प्लॉयमेंट पर ऐसे लिखें या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पर ऐसे लिखें। तो कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। द 3 बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर फूड, होम एंड क्लोथिंग. All these needs can be properly fulfilled only if a person has money, and to earn this money the person must be employed. Unemployment refers to the situation when a person wants to work but do not get employment. This is a serious problem not only of India but of the whole world. ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि एक इंसान की 3 ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, अब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए क्या चाहिए? पहले तो उसे पैसे चाहिए, और पैसे कैसे मिल सकते हैं? जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, वो एम्प्लॉयड हो। तो ये सिचुएशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि कोई काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास काम नहीं होता है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग मेन बॉडी पार्ट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। Unemployment in India is an outcome of a lot of factors like population explosion, unwillingness to work at lower wage rates, gender wage inequality, illiteracy, and growing importance of English language. It not only widens the gap between the rich and the poor, but also erodes self-esteem by promoting social disturbance and conflicts. It leads to economic instability. Every individual contributes to the development and growth of the economy. Thus, development of the individual is directly proportional to the development of the economy. चलिए अब यहाँ तक का मतलब समझ जाते हैं कि हमने लिखा क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है भारत में, उसके कारण क्या है? उसके कई कारण हैं। पहला तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आपको भी पता है कि जनसंख्या बहुत अधिक है भारत की, तो यहाँ पे सबको काम दे पाना तो मुश्किल है, तो इसीलिए ये एक बड़ा फैक्टर है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण यहाँ पर काम की कमी है। दूसरा है अनविलिंगनेस टू वर्क एट लोअर वेज रेट। लोअर वेज रेट का मतलब हुआ कि कम मजदूरी दर। वेज यानी क्या होता है? मजदूरी। ठीक है, मजदूरी दर जो है वो काफ़ी कम है। उसके कारण जैसे कि किसी ने कहा कि मेरा एक काम कर दो, 12 घंटे का काम है, हम तुमको 200 रुपये देंगे। अब 200 रुपये के लिए कोई 12 घंटे खटेगा तो फिर उसका घर चलेगा कैसे? अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो उसका महीने होता है 6000 का। अब बताइए 6000 में वो अपना घर कैसे चला सकता है? इसीलिए कई लोग इस तरह के काम करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। जेंडर वेज इनइक्वालिटी, यानी कि अगर आप मेल हैं तो ज़्यादा पेमेंट मिलता है, फीमेल हैं तो कम पेमेंट मिलता है, तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। इलिटरेसी, भारत में ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे नहीं हैं और इसके कारण भी उनको अच्छा कोई काम नहीं मिल पाता है। उसके बाद देखिए ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इसको डाला गया है यहाँ पर सही पॉइंट के रूप में, इसलिए क्योंकि आप भी समझते हैं कि इंग्लिश का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया है कि बाकी लोकल लैंग्वेजेस हो या फिर हमारा नेशनल लैंग्वेज जिसको कि नेशनल लेवल पर प्रमोट करने की बात होती है, हिंदी, इसका भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखा गया है जितना इंग्लिश को रखा गया है। आप भी देखते होंगे कि कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, सब में इंटरव्यू जो है इंग्लिश में ही होता है। तो यानी कि जो बंदा हिंदी से पढ़ा है, जिसको कि
स्किल है उसके पास लेकिन इंग्लिश नहीं है, तो क्या वो बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें नौकरी उसको नहीं मिलेगी? तो ये सच्चाई है। आप जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है, यानी कि हिंदी वालों का वहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। बाकी लोकल लैंग्वेजेज भी मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई वैलिड नहीं होता है उनका। तो इसीलिए ये भी एक बड़ा इशू है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट नॉट ओनली विडेंस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बट ऑल्सो इरोड्स सेल्फ स्टीम बाई प्रमोटिंग सोशल डिस्टर्बेंस एंड कन्फ्लिक्ट, यानी कि ये गरीब और अमीर का फासला बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, अब जिसके पास एम्प्लॉयमेंट है, जो 50,000 का महीना कमा रहा है, वो क्या होगा? अमीर होगा। लेकिन वही जिसके पास कुछ काम है ही नहीं, वो दिन के 200-400 कमा रहा है, तो फिर वो क्या होगा? दोनों के बीच में काफ़ी गैप दिखेगा। इसका 6,000 का महीना हो रहा है, इसका 50,000 का हो रहा है, तो इस तरीके से ये गैप दिखता है। और ये क्या करता है? ये जो है क्या करता है? डिस्टर्बेंस लाता है, कन्फ्लिक्ट लाता है, लोगों के अंदर जो है विरोध का भावना आ जाएगा, हिंसा आ जाएगा कि कोई खाए बिना मरे और कोई खाते खाते मरे, वही कंडीशन आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी में सब कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता है उसका डेवलपमेंट में और ग्रोथ में। इसीलिए सबका इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हर आदमी जो है उसका कहीं ना कहीं रोल है इकोनॉमी में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। तो ये सारे पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा, ये इसके हमने बताए कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को के कारण हो सकते हैं और उससे क्या हम लोगों को नुकसान होता है, क्या उसके टाइप हैं। टाइप तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हाँ हमने ये ज़रूर बताया है कि इससे कैसे ये होता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता कैसे है और इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इससे हम लोग को नुकसान क्या है, हमारे देश को नुकसान क्या है, इकोनॉमी को नुकसान क्या है, वो समझते हैं। द लैक ऑफ मनी ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू द लैक ऑफ nutritious food. The children of unemployed people cannot get the proper diet, hence they suffer from various illness. Their quality of life reduces drastically over time. An unemployed parent cannot give proper education to his child. As a result, the child too will not be able to get a good job once he grows up. Thus unemployment breeds unemployment. चलिए, यहाँ तक हमने क्या बताया कि उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो समझते हैं। देखिए, मतलब कि अगर पैसे नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, अगर काम ही नहीं है आपके पास, तो फिर पैसे कहाँ से होंगे? तो ये क्या करेगा, आपका जो खाना है उसमें पोषक तो नहीं मिलेंगे, यानी कि आप खाना ऐसा कुछ खाएंगे जिसमें कि आपको न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं और वो आपके शरीर को लगेगा नहीं। गरीब लोग क्या खाते हैं? तो वो छोटी चीज़ें, यानी कि कुछ थोड़ा सा भात मिल गया तो वो खा लेंगे। इसके अलावे वही चावल को भूनकर या कुछ इस तरीके से वो अपना गुजारा करने के लिए काम करते हैं। सत्तू पी लेंगे, कुछ इस तरह का काम करेंगे जिससे उनका बस पेट भर जाए, न्यूट्रिशन ना मिले। लेकिन वही आप हाई सोसाइटी में जब देखेंगे तो उनको हर चीज़ का सुविधा मिला है, वो अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल्स रेगुलर लेते हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा चेंज आता है अमीर गरीब के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। उसके बाद आगे देखिए कि जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके बच्चे जो है वो अच्छे से उनको डाइट नहीं मिलती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है। इसके कारण जो है उनको बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, ठीक है, और बहुत सारे वो रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा जो ये इक्वालिटी जो है, आदमी का जीवन का क्वालिटी ये घटा देता है टाइम के साथ, ओके। और एक अनएम्प्लॉयड पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकते। अब मान लेते हैं कोई किसी का बच्चा है, उसको बीएड करना है या फिर पीएचडी करना है, लेकिन उनके पास तो उतने पैसे हैं नहीं, ठीक है। आजकल तो आपको भी पता है कि ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस के बिना तो कोई पढ़ाई
पूरी हो ही नहीं पाती है। तो इस सब के लिए अगर उसके पास पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से देगा और कैसे पढ़ाएगा। तो उसका बच्चा जो है बड़ा होकर वो भी क्या करेगा, उसको भी अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंग्लिश ही नहीं जानता है। मेन बात तो प्रॉब्लम तो यहीं पर आएगी। इस पहली बात है कि वो इंग्लिश नहीं जानेगा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा नहीं। हिंदी मीडियम का पढ़ाई आपको भी पता है कैसा होता है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम में ऐसे मेधावी बच्चे होते हैं जो आगे चल के बड़े पोस्ट पा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो सरकारी के माध्यम से ही हो सकता है, यानी सरकारी नौकरी मिल जाए तभी, प्राइवेट में तो कम ही चांस होता है। उसके बाद अगर बात करें तो बेरोज़गारी जो है बेरोज़गारी को ही जन्म देगी, क्योंकि वो बच्चा भी कुछ ऐसा ही काम करेगा जैसे उसके पिता करते हैं या फिर अब तक उसका फैमिली करते आया है, फैमिली मेम्बर्स। ओके, अब देखिए, एंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी ब्रॉट डाउन बाई promoting labor intensive industries like food processing industries, leather and footwear, textile and apparel etc. to employ more and more unorganized workers at maximum wages. A national employment policy should be drafted. There is a need to adopt options like giving necessary skills to the youth, improving the informal sector, establishing social cohesion in the labor market. उसके बाद देखिए, प्रोमोटिंग स्टार्टअप इंडिया etc. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रमोटेड. ऑल्सो वैकेंट पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज शुड बी फिल्ड सून सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ तक हमने कंक्लूजन लिखा, और ये आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें लिखने को हैं, बहुत सारी चीज़ों को तो हटाया गया, पर आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं जो भी आपके मन में भड़ास है, आज पूरा निकाल सकते थे इस टॉपिक में, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है और इसको कम करने की ज़्यादा ज़रूरत है. तो देखिए, इसको कम कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे किया जा सकता है कम. सबसे पहले तो अगर गवर्नमेंट इसको अपना प्रायोरिटी समझे, इसको प्राथमिकता दे, बोले कि हाँ ये मेजर इशू है, इसको ख़त्म करना है, तो गवर्नमेंट अगर इस तरह का सोचने लगे और करने लगे तब फिर तो देश में बहुत हद तक बेरोज़गारी कम हो सकती है. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन बी ब्रॉट डाउन बाय प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. जहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है वैसे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कि लेदर, फुटवेयर, टेक्सटाइल और इन सब की इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें इन सब को प्रमोट करना चाहिए. उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एट मैक्सिमम वेजेज. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स यानी कि जो लेबर कैटेगरी के वर्कर हैं उनको मैक्सिमम वेजेस देने चाहिए, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए. जितना रेट है, जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है उसी रेट के हिसाब से उनको वेजेस मिलना चाहिए. उसके बाद गवर्नमेंट को एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लानी चाहिए, उसके बाद देयर इज नीड ऑफ एडॉप्ट लाइक गिविंग नेसेसरी स्किल्स. हाँ, युवाओं में क्या होना चाहिए, नेसेसरी स्किल्स देने की ज़रूरत है. जैसे कि बस डिग्री थमा देने से तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए उसको कुछ टेक्निकल स्किल दीजिए, कुछ ऐसा बताइए ताकि उसके पढ़ाई के साथ उसका काम आए. हम लोग केवल रट कर आ जाते हैं, तो रटने से तो कुछ प्राप्त नहीं होगा. इसीलिए एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव करके स्किल को बढ़ावा देना चाहिए. और उसके बाद इम्प्रूविंग द इनफॉर्मल सेक्टर, इस्टेब्लिशिंग सोशल कोहेशन इन लेबर मार्केट और प्रमोटिंग स्टार्टअप इंडिया. तो स्टार्टअप इंडिया को, यानी कि कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको भी प्रमोट करना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रमोटेड, और लोगों को खुद भी एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप खुद भी कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, हम आपके साथ हैं. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी वैकेंट पोस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में उनको जल्द से जल्द भरना चाहिए. जैसा कि आपने सुना होगा, अभी हाल ही का अनाउंसमेंट था कि 10 लाख से ज़्यादा का गवर्नमेंट पोस्ट जो हैं खाली पड़े हैं, गवर्नमेंट के जॉब्स जो हैं खाली पड़े हैं. तो अगर सोचिए कि 10 लाख जॉब्स अगर दे दिए जाते हैं तो एक
परिवार में अगर मान लेते हैं 5 आदमी है तो कम से कम 50 लाख लोग जो हैं वो सुखी संपन्न हो जाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्यों इसको रोक के रखी है? गवर्नमेंट को तो इस पर जल्दी से तत्काल काम करने चाहिए, लेकिन इलेक्शन का भी तो इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये थोड़ा सा डिले हो जाता है इलेक्शन को देखते हुए। तो अब आपको यही करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के पास जाइए, बोलिए कि हर साल इलेक्शन करवाइए, तब जाकर प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो कि थोड़े इम्पोर्टेंट थे और आने वाला चांस इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो इसी तरह का टॉपिक दिया जाता है। फ़िलहाल ये है कि आप इस टॉपिक को सोचिए, समझिए, घर में लिखने का प्रैक्टिस करिए। और कुछ कुछ बातें होती हैं, इसको ज़्यादा लंबा तो हम लोग नहीं लिख सकते थे, वैसे भी बहुत लंबा हो चुका है। आप जब लिखने बैठें तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि वर्ड लिमिट जो है कम से कम 250 से 300 होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा होने से भी सही नहीं है। ठीक है, वैसे ऐसे का लिमिट नहीं देता है MTS में, लेकिन फिर भी इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।